हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब ये हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं कि ये जो डिस्पर्शन वर्ड है इसका मतलब क्या होता होगा। तो हम लोगों को ये पता है कि किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक जगह से बहुत सारी जगह तक के पहुंच जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्पर्स हो जाना या डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि ये अपने आप में व्हाइट लाइट है। क्या है भाई? व्हाइट लाइट है। चलिए, ये व्हाइट लाइट मैंने भर दी, इसमें समझिएगा। ये व्हाइट लाइट हो गई मेरी पूरी। अब ये व्हाइट लाइट जो है अलग अलग तरीके से ये 7 डायरेक्शंस में चले जाती है। ठीक है, अब मैं इसको बोल देता हूं विबग्योर। क्या बोल देता हूं? विबग्योर। इसी तरीके से जब व्हाइट लाइट 7 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसी तरीके से जब हम लोग मीन, मीडियन और मोड से एक पर्टिकुलर एवरेज पे पहुंचते हैं, बट वो एवरेज तो लिमिटेशन हो गई। बट अगर मान लेते हैं डेटा जो है बहुत ज्यादा वरी कर गया, तो इस वरी जो अलग अलग हो रहा है, डेटा दूर दूर तक के जा रहा है, यहां एवरेज पे नहीं आके क्या हो रही है, उसकी लिमिटेशन हो रही है। इन सब का कैलकुलेशन जो है हम लोग किस में करने वाले हैं? डिस्पर्शन में कैलकुलेट करने वाले हैं ये सब कुछ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत शानदार चैप्टर के साथ जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो हर चीज की शुरुआत होती है अपने परिचय के साथ, मतलब इंट्रोडक्शन के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ओके, ध्यान से समझिएगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन: इट इज एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज से वो कितना दूर तक के जा सकती है वैल्यू, इन सब का कैलकुलेशन करने वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या? डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं भाई? डिस्पर्शन। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हमें ये तो समझ में आ गया कि मीन, मीडियन, मोड की जो लिमिटेशंस थी वो खत्म हो जाएगी। अब हम लोग और भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एम होता है। इसी के लिए तो डिस्पर्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो पहला एम क्या है? नो द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज। हमें पता है कि एवरेज जो है वो एक लिमिटेशन में काम करता है, लिमिटेड एरिया में काम करता है। बट अब ये लिमिटेशन होने वाली है खत्म विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन। आगे बढ़ते हैं। एनकरेज द नीड ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और क्या करेगा ये डिस्पर्शन? ये डिस्पर्शन जो है ये नीड्स को बढ़ाएगा मार्केट में कि भाई लोग इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करे? इस्तेमाल करे। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। इस तरीके से डिस्पर्शन यहाँ पे काम करने वाला है। ओके, आगे क्या बोलता है? फाइंड द मेजर्स एंड देन कंपेयर देम। जैसे ही आपने इसको मेजर कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, अब आप इजिली क्या कर सकते हैं? इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब दो डेटा को एक साथ क्या कर सकते हैं भाई? कंपेयर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। ये डिफरेंस बिटवीन बताता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स के बारे में। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव को हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या हो गए? हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आगे बात करेंगे हम लोग कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कितने टाइप होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला होता है एल्जेब्रिक मेजर्स। एल्जेब्रिक का मतलब क्या हुआ? जहां से कैलकुलेशन नंबर्स के फॉर्म में होगी उसको बोलेंगे हम लोग एल्जेब्रिक मेजर्स। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेजर्स। अब ग्राफिकल मेजर्स का मतलब जहां पे डेटा एक्सेस के फॉर्म में चले। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने यहाँ पे डेटा ये बना दिया, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया। मतलब व्हेन द डेटा इज शोन बाय द ग्राफ्स इज नोन एज ग्राफिकल मेजर्स। क्या कहलाएगा भैया यहाँ पे? ये ग्राफिकल मेजर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट इसकी लिमिटेशन है कि डिस्पर्शन में ग्राफिकल मेजर्स को इस साल हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इस बार एल्जेब्रिक मेजर्स को, जिसमें सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट मेजर। सबसे पहले क्या आता है भाई? एब्सोल्यूट मेजर। दूसरा आता है रिलेटिव मेजर। तो हमें मेनली फोकस करना है एब्सोल्यूट मेजर्स पे और दूसरा फोकस करना है रिलेटिव मेजर्स पे। चलिए हम लोग इसी के साथ अपना सिलसिला बढ़ाते चलेंगे डिस्पर्शन का। आगे बढ़ते हैं। अभी एब्सोल्यूट मेजर्स में हम लोगों को करना क्या है? ध्यान से समझिएगा। एब्सोल्यूट मेजर्स में हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है किस किस की? तो सबसे पहले करनी है भाई साहब रेंज की। अब रेंज क्या होता है सर? तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां से हम लोगों ने किसी चीज को स्टार्ट किया, 0 to 750 किलोमीटर, ये मेरी रेंज है। क्या है भाई? ये मेरी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भोपाल से ट्रेवल करना चालू करता हूं और मैं दिल्ली
तक के अगर पहुंच जाता हूं तो ये मेरी क्या हो गई भाई, रेंज हो गई। क्या हो गई, रेंज। मतलब कि मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचने का जो सिस्टम है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा भैया, यहाँ पे रेंज कहलाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और क्या एब्सोल्यूट मेजर्स में पढ़ना है, तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है कि अब अगर ये जो रेंज है, ये तो 2 की बात करी, अगर 2 से ज्यादा हो गया तो अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है क्वार्टाइल, पहले तो हम लोग इस वर्ड क्वार्टाइल को समझ ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये थ्रेड है और किसी ने कहा सर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट के दे दो, मैंने कहा बिल्कुल बांट के दे देंगे। तो अब 4 जब इक्वल पार्ट्स में इसको मैं बांटूंगा तो सीजर से मैं कितने कट लगाऊं, इसको मैं कहता हूं यहां पे क्वार्टाइल। क्या कहता हूं, क्वार्टाइल। तो इसको कट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं भाई, सीजर लेके आऊं। चलो सीजर का मान लेते हैं भैया यहां पे व्हाइट कलर, ये बीच में से काट दिया तो ये कितना हो गया भैया, 50-50% हो गया। फिर इसको दोबारा काट दिया तो ये अपने आप पे इधर 25% हो गया और ये यहाँ पे अपने आप में कितना हो गया, 25%। मतलब ये थ्रेड जो है इक्वली 4 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को मैं क्या बोल देता हूं यहाँ पे डी। और क्वार्टाइल के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको नाम दे देता हूं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। चलिए ये तो हो गया सर, बट यहां पे अगर देखा जाए तो ये Q1 जो है अपने आप में 25%, Q2 जो है अपने आप में 50%, Q3 जो है 75% और Q4 जो है अपने आप पे 100%। बट यहाँ पे अगर Q4 पे जाएंगे तो ये 100% तो वापस क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं ना दोस्तों। तो हमारे पास क्वार्टाइल कहाँ से स्टार्ट होता है सर, तो क्वार्टाइल स्टार्ट होता है Q1 से। कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, Q1 से स्टार्ट होता है और फाइनली कहां तक के पहुंचता है, Q3 तक के पहुंचता है। अब इसमें अगर डेविएशन आ जाए, मतलब चेंजेस आ जाए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। मतलब रेंज को भी आधा करो और क्वार्टाइल को भी आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा। तो इसी के साथ हमें समझ में आ गया है भाई कि क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। आगे हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे सारा डेटा आपके सामने ट्रूली आने वाला है, सही आने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कोई डेटा कितना वरी हो सकता है एट द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे हम लोग बात करेंगे मीन डेविएशन की। मतलब आपका जो एवरेज है उससे डेटा कितना वरी करता है इन द फॉर्म ऑफ मीन, इन द फॉर्म ऑफ मीडियन। मतलब अगर आपने ओरिजिनल मीन निकाला है दोस्तों तो यहां से कितना डेविएशन होने वाला है ये कैलकुलेट करेंगे आप मीन डेविएशन में। इसी तरीके से आपके मीडियन की वैल्यू कितनी डेविएट होने वाली है ये सब कहलाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ओके चलिए, तो अब भैया इसका एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत सिंबल विंबल बना लेते तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। चलिए तो रेंज को आप शो करिएगा R से, क्वार्टाइल डेविएशन को आप शो किएगा QD से, स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करेंगे हम लोग कुछ 9 को ऐसा उल्टा बना के, और मीन डेविएशन को शो करेंगे S को पीछे से जोड़ के। अब S को पीछे से जोड़ेंगे तो मीन से निकालना होगा तो ऐसा कर देना, और मीडियन से निकालना है तो ऐसा कर देना भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग एब्सोल्यूट मेजर के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर एक्चुअली में होता क्या है। अभी तक के तो हमने कैलकुलेशन की बात करी है, अब हम समझेंगे कि होता क्या है। When dispersion is the series is expressed in terms of original unit, मतलब when the data is expressed in forms of original data, जब भी डेटा को आप हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में शो करेंगे तब इसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर्स। क्या कहेंगे भाई, एब्सोल्यूट मेजर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा विल बी शोन इन टर्म्स ऑफ रुपीज,
किलोग्राम मीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कुछ 100 है, सर ये 100 का मतलब क्या है? तो 100 एक नंबर है, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसको शो कर रहा है। तो इसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे पीछे कोई ना कोई यूनिट लगानी पड़ेगी, जिससे स्पेसिफिकेशन हो जाएगा कि 100 क्या शो करता है। जैसे इसके आगे मैंने रुपी का साइन लगा दिया तो बात हो गई 100 रुपीज की। इसी 100 के पीछे अगर मैंने मीटर लगा दिया तो ये क्या हो गया भैया, किसी चीज को नापने का क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसके आगे लगा दिया डॉलर तो ये डॉलर 100 हो गया। पीछे लगा दिया भैया मीटर की जगह किलोमीटर, या लगा दिया मैंने केजी, तो अब ये हो गया इसका ओरिजिनल फॉर्म। तो ऐसे ही एब्सोल्यूट मेजर्स क्या करता है, किसी भी डेटा का हमेशा ओरिजिनल फॉर्म बताता है। आपको क्या बताता है भाई, ओरिजिनल फॉर्म बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अब रिलेटिव मेजर्स पे। अब ये बताएगा कि आपके पास जो डेटा है वो कितना वरी कर रहा है ओरिजिनल डेटा से। दैट इज नोन एज रिलेटिव मेजर्स। क्या कहलाएगा वो यहाँ पे, रिलेटिव मेजर। चलिए समझते हैं, द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक्सप्रेस द वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब इजी लैंग्वेज में मैं इसको बच्चों लिख देता हूं, चेंज ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ सम relative value or percentage। मतलब the data will shown in the forms of ratio or percentage। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा relative measures। ठीक है, इट इज नोन एज रिलेटिव मेजर्स। और इसका क्या निकालेंगे बेटा आगे चल के हम लोग, कोएफिशिएंट। तो रिलेटिव मेजर्स कैसे निकालना है, हमेशा विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट। किसके हेल्प से निकालना है, विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स में कोएफिशिएंट उन चारों चीजों के निकाले जाएंगे जिसको एब्सोल्यूट मेजर से आपने निकाला है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म था। अब हम लोग देखेंगे उसमें परसेंटेज में क्या चीज है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मेरी बात को एग्जाम तक के याद रखिएगा, हमेशा कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। इससे ज्यादा अगर आई है मतलब आपका आंसर क्या है बेटा, गलत है। क्या है, आंसर आपका गलत है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा भैया एग्जाम तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए आप लोगों का। चलिए, इट हैज द वेरिएबल यूनिट। इसमें हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो वेरिएबल फॉर्म में होते हैं। इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव डिस्पोर्शन में कोई भी यूनिट नहीं होती है और एब्सोल्यूट में यूनिट होना जरूरी है। चलिए, इट इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसको परसेंटेज में आप शो नहीं कर सकते हैं और इसको यहां पे परसेंटेज में शो किया जाता है। किसको, रिलेटिव मेजर्स को। चलिए आगे बात करेंगे। दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा। यह हमेशा ओरिजिनल डेटा से क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। और ये जो है हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा भैया, ये ओरिजिनल डेटा से कैलकुलेट नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट से कैलकुलेट होगा। और क्या बनेंगे इसमें, सारे के सारे कोएफिशिएंट बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, कोएफिशिएंट बनेंगे। नो यूज ऑफ रेशियो, मतलब यहां पे डेटा एक्स और वाई फॉर्म में नहीं आने वाला है, बट यहां पे सारा डेटा किस फॉर्म में आने वाला है, एक्स और वाई के फॉर्म में आने वाला है। दीज मेजर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। मतलब ये जो एब्सोल्यूट मेजर्स है, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज को ये कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता। बट यहां पे अगर हम लोग बात करें किसमें, रिलेटिव मेजर्स में, तो ये 2 से ज्यादा कितनी भी सीरीज को क्या कर सकता है, ये कंपेयर कर सकता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंस थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कहां, एब्सोल्यूट मेजर्स निकालने के लिए और रिलेटिव मेजर्स निकालने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेंज का। अब रेंज क्या होता है, तो मैं यहां तू वहां, बस यही तो रेंज है। मतलब कोई भी वैल्यू जहां से स्टार्ट होती है वो है लोअर वैल्यू और जहां पहुंच जाती है वो है उसकी हायर वैल्यू। तो लोअर से हायर वैल्यू के बीच का डिफरेंस है जिसका नामकरण कर दिया गया है रेंज। क्या रख दिया बेटा, रेंज। मतलब कि ये लोअर वैल्यू का मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दूं भैया, तो कुछ तो देना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो इसको मैंने बोला लोअर वैल्यू, इसको मैंने क्या बोल दिया भैया, अपर वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको बोल सकता हूं ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और क्या बोल सकता हूं सर, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है,
इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नोन एज रेंज। इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का भी डिफरेंस बोल सकते हैं। तो रेंज मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि रेंज क्या होती है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ रेंज क्या होनी चाहिए। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये हमारे मार्क है मान लेते हैं, और ये हमारे लेबनान है। तो मार्क और लेबनान के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, चलिए, तो मार्क और लेबनान के बीच में जो हाइट का जो डिफरेंस है बेटा, यही तो कहलाता है क्या? रेंज। ओके, फॉर्मूला क्या हो गया? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। और क्या लिख सकता हूं इसको मैं? m1 माइनस m0। और क्या लिख सकता हूं? l माइनस एस। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? रेंज के यहाँ पे फॉर्मूले। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या फायदे और क्या नुकसान है रेंज होने के और ना होने के। ओके, मेरिट्स सिंपल, इट इज वेरी सिंपल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारा डेटा जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो एक्स के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा बेटा? हमेशा एक्स के बेसिस पे होगा। और यहां अगर डीमेरिट की बात करें तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि डेटा जो मैक्सिमम है वो भी कभी भी चेंज हो सकता है। मिनिमम की तो कोई बात नहीं है, मगर मैक्सिमम जो है वो क्या हो सकता है? कभी भी चेंज हो सकता है। अगर हम लोग बात करें यहां मेरिट की, किसकी? रेंज की, तो बोलता है वाइड एप्लीकेशन। मतलब इसको बहुत सारी जगह क्या किया जा सकता है? इस्तेमाल किया जा सकता है। रेंज इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल सीरीज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन। मतलब ये बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। और किस चीज में यूज किया जाता है? मेनली क्वालिटी कंट्रोल में, कि भैया हमारी रेंज तो इतनी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि कुछ कंपनी की जीन्स जो है उनकी रेंज जो है वो 2999 से स्टार्ट होती है। अब ये रेंज मतलब जाती कहां तक का है? तो सर 2,99,999 तक के जाती है, ये इनकी रेंज है। तो ये हो गया बेटा इसका मिनिमम, और ये हो गया इसका मैक्सिमम पॉइंट। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया है कि रेंज किस काम में आती है भैया? तो ये रेंज जो है कंपैरिजन करने के काम में आती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के। डीमेरिट क्या है? नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, इररिलेवेंट फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये इररिलेवेंट डेटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू नहीं पता है मेरे भाई, इसीलिए तो परेशानी बढ़ जाएगी। क्या ये बात यहां तक के समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये मिनिमम वैल्यू ना होने के कारण ये इसका क्या हो गया? यहाँ पे डीमेरिट हो गया या डिसएडवांटेज हो गया। आगे बात करते हैं भैया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की। मतलब रिलेटिव मेजर्स की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि चीजों को जब परसेंटेज और रेंज के फॉर्म में शो किया जाएगा उस पर हम लोग आते हैं। द मेजर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन रेंज इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, also known as the range coefficient of dispersion, जो कि हमेशा कैसे शो किया जाने वाला है? इन द फॉर्म्स ऑफ रेशियो शो किया जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा सर? तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, एंड आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1। ज्यादा आ रहा है मतलब गलत है भाई साहब। आंसर आपका क्या है? यहाँ पे गलत है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, लोवेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लोवेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, और इसको लिख सकता हूँ m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0। सभी का आंसर जो है वो कितना आना चाहिए भाई साहब? तो सभी का आंसर आना चाहिए लेस देन 1। ज्यादा आ रहा है मतलब आपका आंसर क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत है। तो यहाँ कोएफिशिएंट की हम लोगों ने बात करी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। और मैंने कहा कि आपको कुछ भी करना पड़ जाए मगर एक्स से मत भागना। एक्स से क्यों मत भागना? क्योंकि आपका रेंज का पूरा कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होने वाला है भैया? एक्स पे होने वाला है। किस पे होने वाला है दोस्तों? एक्स पे होने वाला है। चलिए, तो ये आपको डेटा दिया है और इसमें बोलता है सर फाइंड रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट, दोनों निकालने को कहा है। तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मूले पे हम लोग अप्रोच करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है एक्स में? तो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है सर जी यहाँ पे मुझे कौन सी? 80 दिख रही है। चलिए, अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है भाई यहाँ पे? तो मुझे 20 दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ले लिया, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू जो है मेरी 80 हो जाती है और जो लोएस्ट वैल्यू है मेरी 20 हो जाती है।
है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो रेंज की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 60, मतलब रेंज का आंसर कितना आ गया बेटा 60 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मगर ये आंसर थोड़ी ना है सर, ये तो आपने रेंज निकाल के दे दिया। इसके बाद क्या निकालना है बेटा, तो इसके बाद निकालना है कोएफिशिएंट। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ओके, तो L माइनस एस मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मतलब 80 माइनस 60 अपॉन 80 प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये हो गया 20 और ये क्या हो गया 140, ये 0 से ये 0 गया, ये 1 और ये क्या हो गया 7। अब 1 डिवाइडेड बाय 7 फाइनल वैल्यू बची है ना। ठीक है, अब 1 तो ऐसे डिवाइड होता नहीं है 7 से, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको 10 मान लेंगे, तो ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो 7 1 जा 7, तो 0.1 इज द आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यह आंसर आपका आ चुका है। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, और मैंने कहा था कोएफिशिएंट के वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है तो ही जाके आपका आंसर सही माना जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बात करी अभी इंडिविजुअल सीरीज की, अब हम लोग स्विच करते हैं भैया डिस्क्रीट सीरीज पे। अब डिस्क्रीट सीरीज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा दो फॉर्म में दी जाती है, या तो एक्स में दी जाती है या तो एफ में दी जाती है, बट हमें एंटायरली फोकस कहां करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है किस पे, रेंज पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस, मैं लिख सकता हूं M1 माइनस M0, मैं लिख सकता हूं हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भैया एक्स में, तो सर जी ये जो है मार्क्स को मैंने एक्स मान लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या मान लिया बेटा, मैंने एफ मान लिया। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कितनी है मेरी यहाँ पे 70 माइनस सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे 10, तो हमारा जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 60 का डिफरेंस आ गया। ध्यान दीजिएगा, बट ये आंसर नहीं है मेरे भाई, आंसर कहां से आएगा, तो आंसर आने वाला है सर कोएफिशिएंट में से, और कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L की वैल्यू कितनी 70 माइनस 10 अपॉन 70 प्लस 10, ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 60 सर, और ये कितना हो गया 80। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 28, तो 4 7 जा 28, तो 0.7 इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के साथ हमारा डिस्क्रीट सीरीज का जो क्वेश्चन है वो भी क्या होता है यहाँ पे खत्म होता है। आपका इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आगे हम लोग स्विच करेंगे बेटा नेक्स्ट सीरीज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ पे बेटा हमें दो अप्रोच रखने हैं, या तो हम लोग क्या करें मिड वैल्यू निकाल के इसको पूरा का पूरा सॉल्व करें, या तो हम लोग क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी ये रेंज फॉर्म में दिया गया है, मतलब एक्सक्लूसिव वे में दिया गया है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई है, तो हम लोग दोनों तरीके से इसको क्या करेंगे इस बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं भैया रेंज। तो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर L माइनस एस, बट आपने कहा सर एक और तरीका है इसका, क्या मिड वैल्यू निकाल के भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सबको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे L1 L2 कहाँ से स्टार्टिंग है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70, it is the last limit given in the question. Okay, अब हम लोगों को क्या करना है सर, तो हमें निकालना है सर यहाँ पे x, क्या निकालना है बेटा x निकाला। ध्यान से सुनिएगा, x का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। चलिए सर इसको समझ लेते हैं, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग आधा कर देंगे तो ये बच जाएगा मेरा 15। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 25। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 70 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 35। ओके, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया 45। 50
प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर 55 और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 60 प्लस 60 120 प्लस 110 कितना हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 65। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारी की सारी जो वैल्यू आई है वो आ गई है मेरी काय की x की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी तो यही बोल रहे थे सर कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, चलिए इससे निकाल देते हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है मेरी 65, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है सर 15, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल देते हैं भाई हम लोग, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना बच गया भाई 50, तो हमारी रेंज की जो वैल्यू है कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 15। बट अब हम लोग आते हैं किस पे भाई, तो हम लोग को सर बोलता है कि ये जो आप निकाल रहे हो इससे आंसर नहीं माना जाएगा, आपको निकालना है सर रेंज का क्या कोएफिशिएंट। तो हम लोग क्या निकाल देंगे बेटा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर्मूला क्या होता है इसका L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ओके। L माइनस एस कितना हो जाएगा 65 माइनस 15 अपॉन ये प्लस करने पे हो जाएगा 65 प्लस 15 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50 अपॉन इसमें प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 80 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो गया यहाँ पे तो यहाँ बच गया 5/8। अब 8 के टेबल में 50 तो नहीं आता मगर उससे छोटा कुछ आता है, 8 6 48 आता है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ भैया 0.6। देखिए ये आंसर जो है लेस देन 1 आ रहा है, मतलब आपका आंसर 100% एप्रोप्रिएट और 100% क्या है सही है, ठीक है। तो इसको आप एक बार क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, ठीक है। बट अब इसका हम लोग अल्टरनेटिव मेथड की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा अल्टरनेटिव मेथड में क्या है। तो ये जो आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल के फॉर्म में, ये सारा का सारा एक तरीके से रेंज दी हुई है। क्या दी हुई है भैया रेंज दी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सब फिर से फॉर्मूला लिखते हैं सर। रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस। तो यहां सबसे बड़ी जो वैल्यू है बेटा वो क्या है 70, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 10, तो 70 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, ओके। चलिए अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं भैया इसका कोएफिशिएंट, क्योंकि सर कोएफिशिएंट से ही तो आंसर आता है आजकल। चलिए भैया यही फैशन में चल रहा है, चलिए L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ओके। 70 माइनस 10 अपॉन 70 प्लस 10, तो ये यहाँ पे क्या करा 70 में से माइनस कर दिया 10 जो कि L माइनस एस था और प्लस भी कर दिया। तो ये कितनी वैल्यू आ गई भैया, तो ये आ गई 60 अपॉन 80। ये हट गया यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, 4 के टेबल में 30 आता है क्या नहीं, उससे कुछ छोटा आता है क्या 4 7 ज़ा 28, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया 0.7 इज द आंसर विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1। मतलब कि आंसर यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, मतलब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप पे बिल्कुल भी डाउट लाने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने जो करा है वो गलत है कि सही है। तो ये हमारा इसी के साथ संपन्न होता है एक कार्यक्रम जिसका नाम है रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट में क्या बात याद रखनी है बच्चों, एक बात याद रखनी है कि 1 से आंसर ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसका कोएफिशिएंट का, किसका आंसर नहीं होना चाहिए भैया कोएफिशिएंट का आंसर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की। अब ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या हुआ भैया क्वार्टाइल के अंदर ही, ठीक है। तो क्वार्टाइल तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये क्वार्टाइल क्या होता है भैया, किसी एक चीज को पर्टिकुलर 4 भागों में बांटना, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट जो है वो Q1 होता है, दूसरा पार्ट Q2 होता है और तीसरा पार्ट जो है वो क्या होता है Q3 होता है। तो Q1 अपने आप में क्या होता है 25%, Q2 अपने आप में क्या होता है 50% और Q3 अपने आप में क्या होता है सर 75%। बट ये Q2 जो है ये हमेशा किसके बराबर होता है भाई, मीडियन के बराबर होता है। मतलब सर जब आपसे मीडियन निकालने को कहा जाए तो आप समझ जाइए कि आप Q2 भी तो निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसे निकालेंगे तो भैया एक फायदा हो जाएगा हमारा, तो हमारा फॉर्मूला बहुत सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, ओके। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 2 क्वार्टाइल। तो 2 क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग ये भी समझे कि जब भी हम लोग मीडियन के कोई डेटा को निकालते थे तो हम लोगों को ये पता था सर कि यहाँ पे 3 टाइप की सीरीज होती है। पहली जो सीरीज होती है उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज,
जब भी इंडिविजुअल सीरीज आप लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इस समय डेटा को क्या करना है सर, रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है। और यही रीअरेंज किस फॉर्म में होगा, तो सर जी असेंडिंग फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा भैया, असेंडिंग फॉर्म में होगा। और यही चीज किसमें फॉलो होने वाली है, आपकी क्वार्टाइल्स में भी फॉलो होने वाली है। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है कि मीडियन से रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे, फॉर एग्जांपल क्वार्टाइल होगा, डेसाइल होगा, परसेंटाइल होगा, उन सब में इंडिविजुअल जो सीरीज है उसमें हमेशा आपको क्या काम करना पड़ेगा, डेटा को रीअरेंज करना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल गाढ़ बांध करके याद करके रख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकता है, बट आप कोशिश करें कि हम लोग सीधे ट्रैक पे चले। तो सीधे ट्रैक पर चलने का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग फॉर्म में क्या कर देना, रीअरेंज कर देना। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है भैया इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ पे जाते हैं। पहले हम लोग समझने की कोशिश करें कि इसके फॉर्मूले को हम लोग बनाएंगे कैसे, है ना। तो चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी चीज को हम लोग बराबर भागों में बांटते हैं, तो बराबर भागों में बांटने का मतलब, डिवीजन का मतलब ये होता है कि भैया उतने ही पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग मीडियन में यूज करते थे डिवाइडेड बाय 2 को, है ना। चलिए तो यहाँ पे जब क्वार्टाइल आ गया, तो क्वार्टाइल में हर चीज को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ना मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है। बट सर आपने तो ये कहा कि यहाँ पे ये Q1 है और ये Q2 है, ये Q3 है, तो कोई बात नहीं भाई, इतने पार्ट्स में डिवाइड करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा भी तो कर सकते हो, ये भी तो काम आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम में जब आपको Q1 लिखा जाए तो इसको समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। या तो इसका मतलब होता है बेटा फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक बात है। चलिए अब फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, मतलब आप जब भी इससे क्या करेंगे भैया, क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर जी, तो फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। और आंसर हमेशा किस में से आना चाहिए बेटा, आपका x में से आना चाहिए। तो सर जी ये तो आपने ये बता दिया कि सर Q1 निकालने के लिए ऐसा करना है, तो ऐसा ही सर बाकी के लिए भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भैया। तो अगर आपको Q2 निकालना है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मीडियन, जो Q2 है वो हमेशा इक्वल होता है किसके भाई, मीडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, मीडियन के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर जी इसका, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका साइज ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। आंसर इज ऑलवेज फ्रॉम द x वैल्यू। कहां से आने वाला है आंसर, हमेशा x वैल्यू में से आने वाला। इसी तरीके से जब Q3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हो जाएगा सर साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम, ठीक बात है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी केस आए इंडिविजुअल सीरीज का, तो डेटा को हमेशा रीअरेंज करना है। और रीअरेंज कैसे करना है भैया, तो सर जी ने बताया था कि असेंडिंग फॉर्म में करना है। मतलब क्या होता है असेंडिंग फॉर्म का, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको क्या करना है बेटा, स्विच करना है। क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको स्विच करना है। चलिए तो अब ये तो बात कर ली मैंने आपसे इंडिविजुअल सीरीज की। आगे मैं बात करता हूं आपसे डिस्क्रीट सीरीज में आप क्या धमाल मचाएंगे। चलिए तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक बात याद रखनी है मेरे दोस्तों, क्या कि आपको जो डेटा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बनाना है दोस्तों आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी इज गिवन लाइक दिस 1 3 4 2 3 1। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा होनी चाहिए अप्स एंड डाउन्स में। कैसी होनी चाहिए बेटा, अप्स एंड डाउन्स में। तो ये डेटा जो दिया हुआ है देखिए कितने फॉर्म में दिया हुआ है, अप्स एंड डाउन्स फॉर्म में दिया हुआ है। ओके अब विद द हेल्प ऑफ
फ्रीक्वेंसी वी हैव टू मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड ऑन पॉलिसी कहता हूं मैं इसको। जैसे 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 + 4 8 8 + 2 10 10 + 3 13 और एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया भैया 14। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी नंबर हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। चलिए इसको भी करके देखें क्या भाई। देखिए 3 + 1 4 4 + 4 8 8 + 2 10 10 + 3 13 13 + 1 14। मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ जो है वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर के टोटल के बराबर होता है। तो क्या ये वाली जानकारी आपके दिमाग तक पहुंच गई है भाई, हाँ या ना, जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भैया, थोड़ा फॉर्मूला बनाना भी सीख ले आज की डेट में, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और डर की कोई अभी बात हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ आता है। ओके चलिए, अब Q1 जिसको मैंने बोला था भैया फर्स्ट क्वार्टाइल बोलेंगे या तो लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सेम, साइज ऑफ 1 × n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। बट अब आप जो वैल्यू लेने वाले हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्या लेने वाले हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के हिसाब से लेने वाले। बट आंसर जो आएगा वो बेटा हमेशा किस में से आएगा? आपके x में से आएगा। किस में से आएगा बेटा? x में से। इसी तरीके से अगर हम लोग Q2 पे आते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 2 × n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। ठीक है, कहां से लेना है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से लेना है। Q3 की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। डेटा कहां से लेना है सर जी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से लेना है। तो ये सारा का सारा क्या आ गया? डिस्क्रीट सीरीज का हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके चलिए, बट पहले क्वार्टाइल निकालेंगे तभी तो इंटर क्वार्टाइल पे पहुंचेंगे ना दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे भैया सबसे कठिन जो सीरीज होती है जिसका नामकरण हो चुका है कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है, इस कंटिन्यूअस सीरीज में आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा क्वार्टाइल नंबर। क्या निकालना पड़ेगा सर जी? क्वार्टाइल नंबर। चलिए एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वार्टाइल नंबर कैसे निकालना है। तो क्वार्टाइल नंबर 1 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा आपका साइज ऑफ 1 × n/4th आइटम। अब इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि एग्जाम में जाएंगे तो +1 नहीं करना है। किस में नहीं करना है? तो कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं करना है। चलिए अब इसके अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? L1 + L2 - L1 अपॉन F इंटू Q1 - C। ठीक है, अब ये Q1 - C लगा दिया सर। अब हम लोग इसको फॉर्मूले में कैसे देखेंगे, ये हम लोग ढूंढेंगे कैसे? तो आपको एक बात याद रखनी है, मीडियन हो या क्वार्टाइल हमेशा क्या लगा दो? सीरीज के L लगा दो, लंका लगा दो उसकी पूरी। कैसे लंका लगाओगे भाई उसकी? तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे वैल्यू आएगी आपकी L1 की, किसकी वैल्यू आएगी भाई? यहां पे L1 की, यहाँ वैल्यू आएगी L2 की, यहाँ आएगी फ्रीक्वेंसी की, यहाँ आएगी वैल्यू Q1 की और यहाँ आएगी C की। बट याद रखिएगा यहाँ पे जो Q1 है वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? किस में आएगा भैया दोस्तों? ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया भैया? Q1 का हो गया फॉर्मूला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। इसके अलावा हमारे पास Q2 और Q3 भी तो है सर। चलिए अब हम लोग Q2 को समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया इसका? ध्यान से समझेंगे हम लोग। Q2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग इसका क्वार्टाइल नंबर निकालेंगे, साइज ऑफ 2 × n/4th आइटम। ओके, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। क्वार्टाइल के फॉर्मूला होता है L1 + L2 - L1 अपॉन F इंटू Q2 - C। ओके, Q2 हमेशा इक्वल होता है किसके? मीडियन के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है भाई? मीडियन के बराबर होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे Q3 निकालने की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्वार्टाइल नंबर, साइज ऑफ 3 × n/4th आइटम। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है? Q3 इज इक्वल्स टू L1 + L2 - L1 अपॉन F इंटू Q3 - C।
तो ये सारा का सारा आपको क्या करना है भैया, याद करना है एग्जाम के पहले। बट मैं आपके साथ बना हुआ हूं तो टेंशन लेने की है कोई भी नहीं बात, क्योंकि मैं हूं आपके हमेशा साथ। चलिए, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। आगे बढ़ते हैं भैया, हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पे आते हैं या क्वार्टाइल डेविएशन पे आते हैं। तो जब आपने कहा सर कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 होता है, तो इसके आगे अगर मैं सेमी लगा दूंगा तो सेमी का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, आधा। तो आधा हो जाएगा, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, हो गया आधा, तो बन गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी को कहा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या कहा जाता है बेटा इसको, क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद दोनों का निकालना पड़ता है कोएफिशिएंट। क्या निकालना पड़ता है, कोएफिशिएंट, विच इज ऑलवेज लेस देन 1। आंसर हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं, इसका कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। दोनों के ही कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों को थोड़ा फॉर्मूले के बारे में जानकारी तो आ गई है, अब हम लोगों को थोड़े बहुत और डेप्थ में पढ़ना चाहिए भाई कि ये सब क्या होता है। चलिए, अब हम लोगों ने देखा कि जो मीडियन है वो हमेशा सेंटर वैल्यू होती है। क्या होती है भैया, सेंटर वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे Q2 बोल देता हूं। इसके बाद वाली जो वैल्यू होती है, और एक बात याद रखेगा, मीडियन हमेशा 50% पे रहता है, तो जो अपर क्वार्टाइल है वो रहता है हमेशा Q3 पे, मतलब इट इज 75%। अगर मान लेते हैं इसके पहले जाते हैं हम लोग, तो ये कितने पे हो जाता है भाई साहब, तो ये 25% पे हो जाता है। अब ये जो क्वार्टाइल है वो कौन सा कहलाएगा, लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 कहलाएगा। ठीक है, अब ये हो गया लोअर एक्सट्रीम और वो हो गया अपर एक्सट्रीम। तो मतलब किसी भी डेटा को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वार्टाइल। किसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई साहब, क्वार्टाइल की मदद से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब डेफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की, डेफिनेशन क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन के। इट इज द हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज, यह हमेशा आधा होगा किसका, इंटर क्वार्टाइल रेंज का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करी कि क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज में रिलेशन क्या होता है। चलिए, अब क्वार्टाइल डेविएशन में जो रिलेशन है वो कहां से क्रिएट होता है भाई, 75th, ठीक है, और किसके बीच में होता है भैया, यहाँ पे क्वार्टाइल में थर्ड क्वार्टाइल और हमारे कौन से 25th, मतलब क्या हो गया भैया यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल। मतलब किसी चीज का 75% और किसी चीज का 25% क्या कहलाने वाला है यहाँ पे सर जी, तो यहाँ पे कहलाने वाला है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब द रिलेशन बिटवीन द 75% ऑफ द डेटा एंड द 25% ऑफ द डेटा इज नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ये क्या कहलाएगा भैया यहाँ पे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला हम लोगों को याद हो चुका है Q3 माइनस Q1। भाई क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को Q3 माइनस Q1 करना है, बस इतना सा याद हमें रखना है एग्जाम तक के। चलिए, तो ये फॉर्मूला हम लोगों को अब यहाँ पे याद हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा किससे होगी, 1 से कम होगी। इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए समझते हैं इसको। रिलेटिव मेजर, अब ये रिलेटिव मेजर्स क्या था सर, तो ये था किसी चीज का रेशियो फॉर्म या तो किसी चीज का परसेंटेज फॉर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव मेजर। तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या है, ये रिलेटिव मेजर है। बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, अब कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है सर, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके, और आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1। आंसर क्या होगा भैया, लेस देन 1 होगा। ये बात हमें एग्जाम में याद रखनी है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल। चलिए, तो इसमें बोलता है कैलकुलेट IQR एंड QD। मतलब यहाँ पे QD का मतलब मैंने बोला आप लोगों को सेमी IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग वीकली वेजेस ऑफ द
वर्कर्स, ये कुछ वर्कर्स की कुछ सैलरी वैलरी दी होगी तो उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें भैया, हम लोग यहाँ पे काम करें, सीरियल नंबर लिख ले, फिर हम लोग क्या करें, एक्स की वैल्यू लिख दे। बट एक बात याद रखनी है मुझे, क्या कि आपके पास जब इंडिविजुअल सीरीज में डेटा आएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस डेटा को रीअरेंज करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे सर, तो उसको करेंगे आप असेंडिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में करेंगे भैया, असेंडिंग फॉर्म में। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे छोटा नंबर यहां पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे छोटा नंबर जो है मुझे यहां पे दिख रहा है 200। सीरियल नंबर मैंने दे दिया कितना, 1। दूसरा नंबर जो सबसे छोटा है इनके कंपैरिजन में वो है 220, सीरियल नंबर 2। तीसरा नंबर जो है वो है 250, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, एक एक को हम लोग लेके चलेंगे साथ में। चलिए इसके बाद जो बड़ी वैल्यू आती है वो आती है 300। 300 इज द फोर्थ वैल्यू, सीरियल नंबर क्या हो गया मेरा 4th। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसके बाद वैल्यू आती है 320, 5th वैल्यू हो गई। चलिए हम लोग आते हैं अब 6th वैल्यू पे, जो कि हमारी क्या है भैया 350 है। और आगे बढ़ते हैं भाई, इसी के साथ 7th वैल्यू जो है वो हमारी हो गई 400, ठीक है भाई। और 8th वैल्यू जो है वो हमारी हो गई यहाँ पे, 8th वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 400। और जो 9th वैल्यू हो गई है वो हमारी हो गई है 400 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा 500। अब हमारी जो लास्ट वैल्यू बची है वो बची है बेटा 600। तो यहाँ पे n का जो टोटल है वो कितना आ गया भैया, 9 आ गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक के? अब सर इन्हें क्या बोला है सर, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना। बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज ऐसे नहीं निकलेगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आपको क्वार्टाइल फर्स्ट निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है सर, तो साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल है इसलिए 1 से डिवाइड होगा th आइटम, ठीक है ना। चलिए n की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो n की वैल्यू कितनी है, 9+1 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, फिर कितना बच जाएगा 2, तो 4 5 ज़ा 20, मतलब 2.5th आइटम, ठीक है ना भाई। चले अब यहाँ पे 2.5th आइटम है क्या सर जी, नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 और 3 दोनों का एवरेज चाहिए 2.5 का मतलब। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। चलिए 220 प्लस वैल्यू कितनी है 250 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भैया, एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 470 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो चलिए अब 2.5th आइटम जो है वो कितना आ गया मेरा यहाँ पे 235, क्या आ गया भैया 235। चलिए तो ये कौन सा आइटम हो गया भैया मेरा 2.5th आइटम, ठीक है, कितना 235। चलिए इसी तरीके से मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे अब जो क्वार्टाइल 3 है उसको निकाल लेता हूं, ठीक है। क्वार्टाइल 3 की जो वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो सर साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम्स है, ठीक है। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करना है भैया n+1 डिवाइडेड बाय 4 को। चलिए कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, वहां पे कितनी वैल्यू आ गई थी मेरी 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 2 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7.5th आइटम। अब ये 7.5th है क्या, नहीं है, तो 7 और 8 के बीच की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं भाई। तो ये कितनी हो जाएगी सर, तो एक काम करते हैं 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो 900 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 450, जो कि है 450 इज द 7.5th आइटम वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो डेटा आ गया, क्या क्या आ गया सर, Q3 भी आ गया और Q1 भी आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू क्या होती है भैया, फॉर्मूला क्या होता है, तो सर जी Q3 माइनस Q1 होता है, ओके। चलिए तो Q3 की वैल्यू कितनी निकाली भाई साहब आपने, सर ये निकाली है 450, ठीक है। अब माइनस कितना कर देंगे भैया 235, माइनस कर दिया 10 में से 5 गया, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, यहाँ 4 में से 2 गया
215। तो ये हमारी वैल्यू काय की आ गई है भैया, यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई। बट सर इससे आंसर थोड़ी ना आएगा, आंसर किससे आएगा सर आपका, तो किससे आएगा भैया, कोएफिशिएंट से आएगा। किससे आएगा, कोएफिशिएंट से। तो सर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 करना है अगर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 450 माइनस 235 अपॉन 450 प्लस 235। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये हो गया 215 डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने कर दिया इन दोनों के एडिशन को, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो 685 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा हमें, 215 करना पड़ेगा। 5 से कर देते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, 0 लगा दिया हम लोगों ने, और 2 7 जा 14, 107 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसको और हम लोग डिविजिबल कर दें, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और डिविजिबल कर देते हैं इसको हम लोग, 2 6 जा 12 और 2 1 जा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। तो 120 मान लेता हूँ मैं इसको, और 50 मान लेता हूँ, तो 12 डिवाइडेड बाय 5, मतलब आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा यहाँ पे 0.6। क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 0.6। तो ये आंसर आया हमारा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज का। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या ये डेटा हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, तो इसका हम लोग क्या करें भैया, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि एग्जाम में आपके काम आए। भैया चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, अब हम लोग को सारी की सारी चीजें क्या करनी है, यहाँ पे सीखनी है। ओके, तो इन सारी चीजों को आप लोग फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके रखें। तो यहाँ हम लोग अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाद अब बात करेंगे भैया क्वार्टाइल डेविएशन की। अब क्वार्टाइल डेविएशन का एक और नामकरण कर दिया गया है, जो नाम है उसका, उसको कहते हैं हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी हम लोग को वही लगभग प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। अब यहाँ पे जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसका नाम है यहाँ पे सेमी IQR, विच इज stands for semi interquartile range, and the formula is Q3 minus Q1 upon 2। अब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा Q1 और फिर निकालना पड़ेगा क्या भैया, Q3। ओके चलिए, बट हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि अभी हम लोगों को डेटा को क्या करना पड़ेगा भैया, रीअरेंज करना पड़ेगा। और रीअरेंज किस फॉर्म में करना पड़ेगा, तो असेंडिंग फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको रीअरेंज करने की। कितना डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा है हमारे पास, और हम लोग ये इस डेटा को मान लेते हैं यहाँ पे x। सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास है बेटा 200, उससे बड़ा जो नंबर है वो है 220, उसके बाद 250, 250 हो गया, 220 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 300। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 300 के बाद आएंगे 320 पे। तो भाई मौसम का मिजाज थोड़ा गर्म है, थोड़ा ध्यान दे, मौसम का मिजाज थोड़ा गर्म है। क्वेश्चन जो है हमें सबसे पहले असेंडिंग फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में, असेंडिंग। एग्जाम में ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हमारे 300 320 हो चुका है। अब हम लोग लिख देंगे भैया यहाँ पे 350। 350 के बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 400, देन 500, देन 600। ओके, और n की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, हमारी 9 है। ओके चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होता है सर इसका, तो साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। चलिए n की वैल्यू कितनी है भैया, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। मतलब ये कितना हो गया सर, 10/4। 10/4 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार 8, ठीक है। फिर बचा कितना यहाँ पे, 2 बचा, 4 5 जार 20, मतलब 2.5 आइटम। अब 2.5 आइटम को अगर हम लोग देखें तो वो 2.5 तो नहीं दिया यहाँ पे, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे भैया 2.5, तो सेकेंड आइटम मतलब 220 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम लोग, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 2.5 आइटम आ जाएगा। प्लस करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 470 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा
10, ये आ गया हमारा लगभग 235। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में हम लोग आते हैं Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। चलिए अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 मतलब 9+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम करना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा कौन सा 2.5 आइटम। अब 2.5 आइटम तो दिया नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 आइटम, और 7.5 आइटम जो है ये कुछ इस तरीके से इसके बीच की वैल्यू आएगी यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7.5 आइटम जो है वो कितना होगा भैया 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 900 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 450। चलिए तो ये सारी की सारी हमारी वैल्यूज आ गई है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई है। पहली जो आ गई है वो Q1 की वैल्यू आ गई है। Q1 की वैल्यू जो है 235 है, और Q3 की जो वैल्यू है वो है लगभग कितनी भैया, Q3 की वैल्यू जो है वो है 450। चलिए तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाई कि लगभग हमारी Q3 की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 450, और Q1 की जो वैल्यू थी वो थी 235। अब निकालना क्या है, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ओके, फॉर्मूला क्या था सर, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू है 450, 450 माइनस 235 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस करते हैं, 10 में से गया 5 बचा, ठीक है, 4 में से 3 1 गया, और फिर बच गया 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 215 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 0 जा 2, 7 जा 14, 107.5। बट इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा सर जी, तो कोएफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, अब Q3 माइनस Q1 करा हम लोगों ने, तो फॉर्मूला क्या है भैया ना, 450 माइनस 235 और 450 प्लस 235। ठीक है, अब इसका डिडक्शन करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 215, और अगर इसका एडिशन करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा 685। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 215 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड क्या करना है भैया, तो हमारा कितना आ गया है 215 डिवाइडेड बाई कितना करना है, तो 685 करना है। तो ये लगभग आ जाएगा 0.31 विच इज लेस देन 1। मतलब आंसर हमारा जो है वो 100% क्या है भाई यहाँ पे सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं भाई हम लोग। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसको हम लोगों ने बोला क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। अब डिस्क्रीट सीरीज पे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग सबसे पहले ये समझे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे x और f लिखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। पहले हम लोग x और f लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गए हमारी x की वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी की बात करें 4 6 10 15, तो ये 15 हो गया हमारा। उसके बाद हो गया 9, उसके बाद 2, उसके बाद हो गया 1। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, ऐड ऑन करके निकाला जाता है इसको हमेशा। चलिए इसको हम लोग चेक करें एक बार। ये हो गया 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 44 प्लस 2 करेंगे तो 46, और 46 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 47। मतलब n की वैल्यू बच्चों जो है वो कितनी हो गई हमारी यहाँ पे 47 हो गई। ठीक है ना। चलिए अब इसकी मदद से क्या करना है भैया, हमें एक तो निकालना है Q1 और क्या निकालना है सर जी, Q3 निकालना है। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। अब Q1 Q3 निकालना है तो हम लोग क्या करें, इसको अब आगे बढ़ाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए Q1 का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। ठीक है, चलिए n की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ पे 47 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 48 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू हो गया 12th आइटम। अब 12th आइटम देखना पड़ेगा भैया हमें। तो 12th आइटम है क्या इसमें, 12th आइटम नहीं है सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे बड़ा कुछ है क्या, हाँ है। क्या है भाई, तो इससे बड़ा जो है सर वो 20 दिख रहा है। तो 20 के सामने वाली जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, 12th आइटम इज 6। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे Q3 की वैल्यू निकालते हैं तो Q3 की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH
आइटम। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 कितना है अभी हमारा, तो यहाँ पे 47 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 36 आइटम। अब क्या 36 आइटम दिया हुआ है यहाँ पे, 36 है क्या, नहीं सर उससे बड़ा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 44 के सामने वाली वैल्यू जो है वो हमारी है कितनी 8, तो 36 आइटम कितना हो गया इज 8। इज 8, ठीक है ना। चलिए अब Q3 और Q1 दोनों आ गया, हमें अब फॉर्मूला पता है भैया क्या होता है, क्या निकालने को बोला था हमें, एक तो IQR निकालने को बोला और एक QD निकालने को बोला। चलिए IQR का सर फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई भी हमारी 8 आ गई, और Q1 की वैल्यू कितनी आ गई सर 6 आ गई, तो ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया। इसी तरीके से अगर क्वार्टाइल डिविएशन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है Q3 - Q1/2, मतलब 8 - 6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, तो 2/2 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया हमारा 1 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है सर, इसके बाद निकालना है इसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो Q3 - Q1/Q3 + Q1। ओके, तो Q3 की वैल्यू कितनी है भैया हमारी 8 - 6 अपॉन ये हो जाएगा 8 + 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा 14, ठीक है, इसको करते हैं 1/7, मतलब ये हो जाएगा 0.1, सो द आंसर इज 0.1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया, इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू निकालेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन और उसके कोएफिशिएंट के साथ। तो इसका क्या कर सकते हैं आप लोग, एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे भाई, और आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कंटिन्यूअस सीरीज का। तो कंटिन्यूअस सीरीज में करना है क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है भाई यहाँ पे क्वार्टाइल नंबर, क्या निकालना पड़ेगा क्वार्टाइल नंबर। चलिए तो क्वार्टाइल नंबर निकालने के लिए हम तो तैयारी करें सबसे पहले, मगर उसके लिए क्या चाहिए भैया, फ्रीक्वेंसी से हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे L1 और L2 को लिख लेते हैं, यहाँ 10 to 20 है ना, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70। अब इसकी हेल्प से क्या चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं भाई 3, 5, 10, 15, 8 और 3। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, ये पूरा हमारा सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब फ्रीक्वेंसी की मदद से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बनाएंगे भैया CF। ओके, 3 + 5 कितना हो गया 8, + 10 कितना हो गया 18, अब 18 + 15 कितना हो गया भैया 15, 15, 30 और +3 33, 33 प्लस अगर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो 41, 41 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 44, मतलब n का जो टोटल है वो कितना आ गया भैया हमारे यहाँ पे 44। इसका टोटल और ये टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 15 और ये 15, 30, 30 + 6 करेंगे तो जाएगा 36, 36 प्लस हम लोग 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, मतलब बिल्कुल सही है। अब क्या करना है भैया, क्या निकालने को बोला था सर इनने, तो इन लोगों ने वही बोला है IQR निकाल के दीजिए और QD निकाल के दीजिए। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या Q1 निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा भैया, चलिए ध्यान दीजिएगा, Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n + 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सीधे n/4 होगा, ठीक है, TH आइटम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू कितनी हो गई 44 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 11th आइटम। अब 11th आइटम हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो ये 11th आइटम है क्या, इसमें नहीं है, उससे बड़ा क्या है भैया यहाँ पे 18 है, तो 18 पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, L लगाना पड़ेगा बेटा, क्या लगाना पड़ेगा, L लगाना पड़ेगा। देखते हैं इसको, L1 यहाँ L2 यहाँ F यहाँ Q1 और यहाँ -C। अब 11 से बड़ा क्या है बेटा 18, तो ये देखिए ऐसे मैं L लगाऊंगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू कितनी आ गई भैया, फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग, क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + L2 - L1/F × Q1 - C। अब यहाँ पे Q1 जो है वो कौन सा आएगा, ओरिजिनल आएगा। L1 की वैल्यू कितनी 30, मतलब आंसर इज मोर देन 30, आंसर कितना होगा मोर देन 30। चलिए ध्यान समझिएगा,
40 माइनस 30 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10। अब यहाँ पे Q1 ओरिजिनल आएगा 11 माइनस C कितना है आपका यहाँ पे 8 है। सो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 30 प्लस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये यहाँ पे ये चला गया तो वैल्यू बच गई हमारे पास 33। ये क्या आ गया भैया Q1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे Q3 निकालेंगे। सबसे पहले क्वार्टाइल नंबर साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे n+4 TH आइटम हो जाएगा। ओके चलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय n/4 मतलब 44 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 आइटम इज इक्वल टू 33rd आइटम। ठीक है, अब 33rd आइटम यहाँ पे है क्या भाई, हाँ दिया हुआ है, तो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Q3 माइनस C। ओके चलिए अब L1 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे लिए अब Q3 है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे L1 की वैल्यू 40 आ गई, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है यहाँ पे 15 और Q3 ओरिजिनल कितना है 33 माइनस C कितना दिया गया है यहाँ पे 18। ठीक है चलिए 40 प्लस यहाँ पे 10 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 33 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 33 में से 18 सीधा सीधा माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया यहाँ पे 5 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो ये 15 बच गया। ओके अब यहाँ 15 से ये 15 गया 40 प्लस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू ये आंसर कितना आ गया मेरा 50। तो यहाँ पे Q3 की और Q1 की वैल्यू आ चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या निकालना है IQR। फॉर्मूला क्या होता है सर Q3 माइनस Q1। चलिए Q3 माइनस Q1 मतलब यहाँ हो गया सर 50 माइनस 33, तो ये कितना हो गया भाई यहाँ पे 50 में से 10 जाएगा तो 40 में से 7 मतलब 17। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये हो गया कितना 50 माइनस 33 अपॉन 2 मतलब 17/2 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया 8.5। बट इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा सर किससे, कोएफिशिएंट से। एंड फॉर्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट का भैया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। चलिए ध्यान दीजिएगा Q3 माइनस Q1 की वैल्यू कैसे आएगी 50 माइनस 33 अपॉन 50 प्लस 33। चलिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा 83। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है 17 डिवाइडेड बाय 83। क्या करना है 17 डिवाइडेड बाय 83। चलिए करते हैं 17 डिवाइडेड बाय 83, तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.20 जो कि किससे कम है भैया लेस देन 1 है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों ही खत्म हो गया। किसके साथ, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस सीरीज के साथ खत्म। तो इसको नोट डाउन करेंगे भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग भैया मेरिट्स और डीमेरिट्स क्वार्टाइल डेविएशन की। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन तो समझ में आ गया सर, और फायदे और नुकसान देख लेते हैं हम लोग इसके। तो मेरिट्स में बोलता है सिंपल टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान काम है, बट नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू लेता है, Q1 लेता है और आखिरी में क्या लेता है यहाँ पे Q3। लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, तो ये बोलता है कि इफेक्ट जो है बहुत कम होता है एक्सट्रीम वैल्यूज पे। ये बोलता है फॉर्मेशन ऑफ सीरीज नॉट नोन। ठीक है, अब ये किस टाइप की सीरीज है, ये कैसे बनी है, ये आपको इसमें पता नहीं चलेगा। यूज टू डील विथ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओपन क्लास सीरीज। ठीक है, अब ये ओपन क्लास में यूज कर सकते थे, बाकी चीजों में ओपन क्लास यूज नहीं होता, रेंज में नहीं हो पाता है। अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन, मगर जैसे ही फ्लक्चुएशन आएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका अफेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। ओके चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे मीन डेविएशन की। अब ये मीन डेविएशन क्या होता है हम लोग पहले ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मीन डेविएशन को मैं सिंबलाइज करता हूं किससे, मीन डेविएशन में हमें सबसे पहले ही तो ये पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन का सिंबल क्या है। तो मीन डेविएशन का सिंबल याद करने के लिए एस को पीछे से आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। मीन डेविएशन का मतलब होता है कि एक्चुअल जो मीन है उससे आप कितना डेविएट होने वाले हैं, मतलब कितना डेटा वरी होने वाला है, चेंज होने वाला है, ये सारा का सारा किस में आता है भैया, आपके मीन डेविएशन में आता है। किस में आता है भैया, मीन डेविएशन में आता है। चलिए तो हम लोग समझते हैं मीन डेविएशन आपको दो तरीके से निकालना है। एक तो मीन डेविएशन निकालना है आपके किससे, मीन से, और दूसरा जो निकालना है उसको किससे निकालना है भाई, तो वो निकालना है मीडियन से। और तीनों ही चीज में आपको तीनों ही सीरीज को कंसीडर करना है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और
कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलिए भाई, तो इन तीनों सीरीज से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे भाई, बड़ा ही आसान टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, इट इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन। ये क्या है, अरिथमेटिक एवरेज है काय का, डेविएशन का, ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एवरेज। कहां से लेंगे हम लोग सारे, स्टैटिस्टिकल एवरेज मतलब मीन, मीडियन और मोड से लिया जाएगा। इन टेकिंग डेविएशन ऑफ वैल्यूज अलजेब्रिक साइंस प्लस एंड माइनस, जितने भी नेगेटिव और जितने भी पॉजिटिव साइन है उन सबको पॉजिटिव ही मानना है, भले ही वो नेगेटिव है तो भी उसको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट इज नेगेटिव डेविएशन आर आल्सो ट्रीटेड एज पॉजिटिव डेविएशन। इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए भैया ऐसे दो डंडे लगा देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मींस इग्नोर ऑल द नेगेटिव साइन। क्या होता है भैया मॉड्यूलस, इग्नोर ऑल द नेगेटिव साइन। ओके, चलिए अब एक एक फॉर्मूले को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन एन और समेशन ऑफ मॉड्यूलस डी अपॉन एन। इसका मतलब क्या है, इग्नोर ऑल द नेगेटिव साइंस, और यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट भाई, तो मीन डेविएशन जो भी आएगा मीन का अपॉन ओरिजिनल मीन से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जाएगा कोएफिशिएंट जो कि हमेशा रहेगा लेस देन 1। कितना रहेगा, लेस देन 1। इसी तरीके से मीन डेविएशन फ्रॉम जब हम लोग मीडियन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ मॉड्यूलस x माइनस मीडियन अपॉन n इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड्यूलस डी अपॉन एन। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, मॉड्यूलस मीडियन अपॉन मीडियन ओरिजिनल वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मीन डेविएशन को यहाँ पे कैलकुलेट करने का काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसी के साथ, इंडिविजुअल सीरीज में क्या बोलता है, मीन डेविएशन निकाल के दीजिए मीन से और मीडियन से। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है सर समेशन ऑफ मॉड्यूलस डी अपॉन एन। अब मॉड्यूलस डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, समेशन ऑफ मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन से इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसका क्या निकालेंगे भाई साहब, कोएफिशिएंट निकालेंगे। ओके, चलिए ध्यान से समझते हैं। हमें दिया है सीरियल नंबर और दिया है x में क्या दिया हुआ है सर, 5, 8, 11, 12 और 14। ओके, 5, 8, 11, 12, 14। चलिए 5 चीजें हो गई। सीरियल नंबर कितने होगा भैया हमारे, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है सर, तो मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो समेशन ऑफ x करना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 + 2 6 + 1 7 7 + 8 15 + 5 20 का 0 कैरी 2 और ये कितना हो गया भैया 50। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ही मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x अपॉन n। सो द फाइनल वैल्यूज आर 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है, मतलब x माइनस एक्स बार जिसको कि हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस d, तो कैसे निकालेंगे भैया, तो x की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ 5, 8, 11, 12, 14 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10। चलिए अब मॉड्यूलस का मतलब क्या है, इग्नोर ऑल द नेगेटिव साइन। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर जी। 5 minus 10 is 5, 8 minus 10 is 2, 11 minus 10 is 1, 12 minus 10 is 2 और 14 minus 10 कितना होता है 4। इन सब का हम लोगों ने क्या कर दिया सर जी, सम टोटल कर दिया। ओके, 4 + 2 6 + 1 7 + 2 9 + 5 हो जाएगा 14। तो ये आ गया हमारा मॉड्यूलस डी का टोटल कितना भैया 14। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा सर जी, कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का क्या फॉर्मूला होता है सर, तो जो भी मीन डेविएशन की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हम लोग मीन कर देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो क्या आया है भाई यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को हम लोग एक बार ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पुट भी करना है वैल्यूज। तो चलिए 14 डिवाइडेड बाय n कितना है 5, तो ये 14 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2.8। कितना आ गया सर 2.8।
ठीक है। अब मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आई सर 2.8 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मीन कितना है सर हमारा 10, तो आंसर कितना आ गया सर 0.28। सो इट इज द आंसर ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिए तो काम आएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर अभी हम लोगों का क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी तो निकालना है। चलिए मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमेशा डेटा को रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है भाई साहब, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया x 5 8 11 12 और 14। चलिए यहाँ तक के हो गया। अब सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है सर जी, तो फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 th आइटम। ये इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले की बात हो रही है भाई। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चले तो यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो n की वैल्यू है यहाँ पे 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6/2 इज इक्वल टू थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम दिया हुआ है क्या, हाँ सर जी थर्ड आइटम दिया हुआ कितना है 11 है। ओके निकाल देंगे, तो थर्ड आइटम इस क्या है हमारे पास 11 है। ओके, कहानी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मॉड्यूलस डी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो x माइनस ME, और ME का जो वैल्यू निकाली है हम लोगों ने क्या निकाली है, थर्ड आइटम इज 11। माइनस कर देते हैं भाई, 5 माइनस 11 8 माइनस 11 11 माइनस 11 12 माइनस 11 14 माइनस 11। चलिए अब देखते हैं वैल्यू कितनी कितनी आ गई है भाई। 5 माइनस 11 इज 6, 8 माइनस 11 इज 3, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 इज 1, और 11 में से ये जाएगा तो बचेगा 3। इसका हमें टोटल करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में नीडेड है। ओके, तो 3 + 1 4, 6 + 3 9, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 13 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला है वो होता है मॉड्यूलस डी अपॉन एन, जिसमें कि हम लोगों ने लिखा समेशन ऑफ x माइनस ME अपॉन n इज इक्वल्स टू, अब हम लोग यहाँ पे टोटल देख लेते हैं कितना आ गया भैया यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय क्या भैया 5, तो 5 से करेंगे तो 5 2 * 10 5 6 * 30 आ जाएगा, तो 2.6 इज द वैल्यू। बट इससे तो आंसर नहीं आएगा ना सर, आएगा कहाँ से आंसर, तो आएगा सर कोएफिशिएंट से। फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन ओरिजिनल मीडियन। ओके, चलिए कितना आया भैया यहाँ पे, तो इन्होंने कहा सर 2.6 डिवाइडेड बाय मीडियन की वैल्यू कितनी है सर जी 11 है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे 0.2 इज द आंसर, क्योंकि 26 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया कहाँ से भैया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से। ओके, तो ये एक आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इस क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है हमारा। ओके, चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में जो वैल्यूज है वो x और f के फॉर्म में होती है। ओके, तो x और f के फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे समेशन ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं था तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे f लिखा जाएगा। ओके, ये मीन में भी होगा और ये किस में होगा भैया, मीडियन के केस में भी होगा। ओके, और यहाँ कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे भैया दोनों के, तो कोएफिशिएंट में कोई अंतर नहीं आएगा। ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन ओरिजिनल मीडियन। तो आंसर क्या होगा सर हमेशा, तो आंसर होने वाला है <1। इतनी सी बात मेरी याद रखनी है। कब तक के रखनी है, तो एग्जाम तक के रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है आपको, तो डेटा जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x और ये लिख लेते हैं यहाँ पे f। ओके, चलिए अब ये हमारे काम में आने वाला है। कैसे, x दिया हुआ है 10 11 12 और 13, और f क्या दिया हुआ है 3 12 18 और ये दिया हुआ है 12। ओके, अब हमें अगर मीन डेविएशन निकालना है कैसे, मीन से, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो अब f का टोटल भी चाहिए भैया, चलो टोटल कर लेते हैं। समेशन ऑफ f इज इक्वल टू कितना होगा, तो 8 9 10 10 + 2 12 12 + 3 15 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, तो ये एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 45। ओके, चलिए
तो ये तो हो गया सर जी 45। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, एफ का टोटल चाहिए। ओके कर देते हैं। 10 3 होता है गलती से 30, 12 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया हमारा, चलो कर लेते हैं एक बार आसानी से। क्या करते हैं भैया, 12 इंटू 11 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 132। फिर कर लेते हैं हम लोग क्या, 18 इंटू 12 तो ये हो जाएगा लगभग 216। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 13 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 156। इन सब का टोटल कर लेते हैं तो 6 6 12 और प्लस 2 14, कैरी 1, 5 प्लस 6 7 8 9 10 11 12, कैरी 1। ठीक है, ये कितना हो गया भैया 5, तो इसका टोटल कितना आ गया 524। तो 524 डिवाइडेड बाय क्या बचा है आपके पास n 45, कितना हो गया 11.6। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा 524 इज इक्वल टू 11.6। अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 12 मान लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है सर, मीन डेविएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, तो मॉड्यूलस डी पहले निकलेगा। वो कैसे निकलेगा सर, x माइनस एक्स बार से निकलेगा। और एक्स बार की वैल्यू आपने कितनी मानी है सर, यहाँ पे 12 मानी है। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे माइनस करते हैं 10 माइनस 12, 11 माइनस 12, 12 माइनस 12 और 13 माइनस 12। ओके चलिए, इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है भाई। इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी 0 और इसकी आएगी 1। अब क्या करना है सर जी, तो क्या करना है भाई, ये निकालना तो है समेशन, मगर f से मल्टीप्लाई करना है किसको, डेविएशन को। किसको मल्टीप्लाई करना है, डेविएशन को। ओके, तो अब ये f मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन करते हैं। तो 3 इंटू 2 होता है 6, 12 इंटू 1 होता है 12, ये होता है 0 और ये होता है 12। अब इसका हम लोगों ने टोटल किया, समेशन ऑफ f मॉड्यूलस क्या है भाई, d का टोटल कितना आता है यहाँ पे 12 प्लस 24, 24 प्लस 6 हो गया यहाँ पे 30। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस d अपॉन समेशन ऑफ f। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने टोटल निकाल लिया, कितना आ गया भैया हमारे यहाँ पे 30 आ गया। और समेशन ऑफ f का टोटल कितना है भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है भैया 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है भैया, समेशन ऑफ मॉड्यूलस डी तो आ गया कितना 30, और यहाँ पे n की वैल्यू जो है, या हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वो कितना है भैया 45। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं भैया, तो 30 डिवाइडेड बाय 45 0.66 आ गया। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी निकाल देंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन ओरिजिनल मीन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.66 डिवाइडेड बाय मीन की ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी यहाँ पे 12 आ गई थी। चलिए, तो 0.66 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लगभग 0.05, जो कि आंसर क्या है लेस देन 1 है। मतलब आंसर हमारा 100% यहाँ पे सही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को पूरी की पूरी वैल्यूज को निकालना है किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। ओके चलिए, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के साथ। अब हम लोग आ रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या बोलता है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ रेंज, quartile deviation, also calculate mean deviation from median and coefficient of mean deviation from the following data। ठीक है ना, तो mean deviation भी निकालना है, रेंज भी निकालना है और quartile deviation भी निकालना है। चलिए, तो एक एक चीज को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है आपको डिस्क्रीट फॉर्म में दिया गया है। किस फॉर्म में दिया गया है, डिस्क्रीट फॉर्म में दिया गया है। ओके, रेंज में हम लोग को एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब भी डिस्क्रीट सीरीज दी गई है तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो दिख रही है वो मुझे दिख रही है 250। उसके बाद लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू जो है वो दिख रही है कितनी 80, है ना। चलिए, तो अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस, और हम लोग क्या बोल सकते हैं M1 माइनस M0, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 250 माइनस कितना कर दे भैया 80 कर देते हैं। चलिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 100 कितना आ जाएगा भैया, माइनस कर देंगे हम लोग 80। ठीक है, तो ये 80 में करने के बाद ये आ जाएगा 170। अब इसका क्या निकालना है सर जी, तो कोएफिशिएंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, M1 माइनस M0 अपॉन M1 प्लस M0। ओके, तो माइनस करते हैं
250 में से माइनस कर दिया 80 को और 250 को जोड़ दिया किसमें भैया 80 में, 80 में जोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भैया 170 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोगों ने प्लस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 330। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 17 डिवाइडेड बाय 33 करते हैं, मैं इसको 20 बना देता हूं, इसको मैं 40 बना देता हूं, तो लगभग 0.4 जो है इसका आंसर आएगा। कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.4 इसका आंसर आएगा। मगर इसके बाद हमसे बोलता है सर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। बिल्कुल क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिया जाएगा, बट क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो क्या क्या होना चाहिए सर, तो Q1 होना चाहिए और Q3 होना चाहिए, तभी तो ये निकल पाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी सीरीज दी गई है वो कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, x और f हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 80 है, 80 के बाद जो है वो है 100 और 80 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो है 16, 100 के सामने जो है वो है 24। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं 150 पे। 150 के सामने वैल्यू है सर 26। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 180 की, उसके सामने जो वैल्यू है वो है 30। और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 180 के बाद आ जाता है यहाँ पे 200 और 200 के सामने जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है भैया हमें, तो दी गई है सर 20। और 250 के सामने जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है यहाँ पे 6। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। तो इन सबको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए, तो x और f है, अब f से क्या कर सकता हूं मैं, CF बना सकता हूं। CF कैसे बनता है सर, ऐड ऑन करके। तो 16 + 24 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 6 + 4 10, यहाँ पे 2 + 3 + 1 4 40 + 26 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 66, प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 96, 96 प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 116 और 116 प्लस अगर हम लोग 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा लगभग 122। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 122। चलिए अब हमें क्या निकालना है सर जी, Q1 निकालना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n + 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। चलिए करते हैं, 1 n की वैल्यू कितनी 122 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। चलिए ये हो गया 123 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब कितना बच गया भैया 3 बच गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो हम लोग इसको 30th आइटम मानते हैं। तो अब यहाँ पे 30th आइटम है क्या, नहीं सर, उससे बड़ा क्या है 40। तो 40 के सामने वाली जो x की वैल्यू है इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, कितना 100। ओके, ऐसे ही हम लोग Q3 पे आते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई इसका, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n + 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 30th आइटम मतलब 90th आइटम। तो 90th आइटम दिया गया है क्या हमें, यहाँ पे नहीं दिया गया सर, उससे बड़ा कुछ दिया गया, हाँ ये दिया गया 96 के सामने वाली वैल्यू कितनी हो गई 180। तो अब हम लोग यहाँ से QD के वैल्यू निकाल लेते हैं और QD को हम लोग सेमी इंटर क्वार्टर रेंज भी बोलते हैं। तो Q3 - Q1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 - 100/2 इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40। तो ये आंसर आ गया लगभग हमारा किसका भैया, क्वार्टाइल डेविएशन। बट सर ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद निकालना है आपको सर कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा, तो फॉर्मूला होता है इसका Q3 - Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो 180 - 100 अपॉन 180 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 80/280। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 3 ज़ा तो नहीं होगा, 7 2 ज़ा 14 मतलब 0.2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, कोएफिशिएंट का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसकी क्या कर सकते हैं भैया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए
तो क्वार्टाइल डेविएशन के बाद हम लोग अब स्विच करते हैं मीन डेविएशन पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, क्वेश्चन को वापस लेके आओ। तो क्वेश्चन पे हम लोग वापस जाते हैं भाई, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। क्वेश्चन में आपको ये पूरा डेटा दिया हो गया और उसी से आपसे बोला है कि भैया क्या बनाना है इसमें। तो सर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने का बोलता है, और निकाल दीजिए आप इसमें क्या सर, कोएफिशिएंट। बिल्कुल निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक बार भाई लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो एक्स डेटा दिया हुआ और एफ डेटा दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। चलिए एक्स का डेटा जो है वो दिया हुआ है 100, 150, 80, 200, 250 और देन दिया है 180, 180। फ्रीक्वेंसी देखे हम लोग 24, 26, 16, 26 और 30। अब ये जो डेटा है रीअरेंज कर देते हैं हम लोग एक बार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो x और f को हम लोग दोबारा रीअरेंज कर रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 80, और 80 के सामने जो डेटा दिया गया है वो कितना है भाई, 16 है। चलिए उससे बड़ी वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, 100, और 100 के सामने जो डेटा है वो कितना है भैया, फ्रीक्वेंसी का 24। आगे बढ़ते हैं 150 पे आते हैं, 150 के सामने जो डेटा है वो है 26। आगे बढ़ते हैं 150 के बाद डेटा आता है आपका 180, इसके सामने जो वैल्यू है वो है 30। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 180 के बाद आते हैं सीधे 200 पे। तो 200 के सामने जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है 20, और 250 के बाद जो डेटा दिया गया है वो कितना दिया गया है यहाँ पे 6। अब विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव टू मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करके बनाना है। तो 16 प्लस अगर 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 प्लस 26 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 40, 50, 60, और ये हो जाएगा 66 प्लस 30, 96 प्लस 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 116। ओके, और 116 प्लस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 6, 122। तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 122। आपसे क्या बोला गया है सर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। चलिए क्या करना है इसके लिए, तो मॉड्यूलस डी निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, तो x माइनस ME से निकालेंगे। अब मीडियन की वैल्यू चाहिए सर, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n plus 1 divided by 2 th item, but with the help of cumulative frequency just because of the discrete series। किसके कारण हो रहा है ये सब कुछ, discrete series के कारण। ओके, n की वैल्यू कितनी है सर, 122 plus 1 divided by 2, 123 upon 2 is equals to 2, 6 are 12 और 2 1 are 2, फिर वहाँ 1 बच गया तो 61.5। देन वी कंसिडर्ड एज 61। क्या कंसिडर कर लेगा मैं यहाँ पे इसको 61। चलिए आप 61 तो कंसिडर कर लिया सर, अब माइनस करना है आपको। माइनस किस में से करना है, तो x में से माइनस करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू 100, सॉरी 100 नहीं लिख के हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं 80, फिर लिखते हैं वापस 100, फिर लिखते हैं 150, फिर लिखते हैं 180, फिर लिखते हैं 200, फिर लिखते हैं 250। माइनस कर लिया हम लोगों ने 61 को, सब में से 61 को माइनस कर लेते हैं, और ये मॉड्यूलस लगने के कारण जो है भाई वो क्या हो चुका है, नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 80 माइनस 61 करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी सबसे पहले 19। इसका कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा सर, तो हमें निकालना पड़ेगा f मॉड्यूलस d निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये 19 पहले वैल्यू आ गई, फिर हम लोग करते हैं इसमें से 100 में से माइनस कर देते हैं 61 को, ये आ जाएगी हमारी 39। ये हमारी सब कैलकुलेशन में काम आने वाली है भाई। ठीक है, 150 माइनस 61 करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भैया हमारा 89। इसी तरीके से 180 माइनस 61 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 119। आगे बढ़ेंगे 200 में से 61 जाएगा भैया, अब ये हो जाएगा 139, और 250 में से 61 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 189। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये हमें क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है d को, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करना है हमें d को। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें, ये सारी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये भी दी गया,
ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ भैया, तो मॉड्यूलस डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा आ गया वो क्या आ गया भैया, 16 मल्टीप्लाइड बाय 19। तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 19 जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, 304, ठीक है। अब 39 माइनस कर देंगे हम लोग 24 से, तो ये हो जाएगा 936। अब 89 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे हम लोग 26 से, तो ये हो जाएगा 2314। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। 30 मल्टीप्लाइड बाय 119 करेंगे यहाँ पे, तो 3570। आगे बढ़ते हैं 139 मल्टीप्लाइड बाय 20 करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2780। आखिरी जो वैल्यू बची है 189 मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों ने 6 कर दिया, तो ये 1134। इसका हमें टोटल चाहिए, तो 1134 प्लस 2780 प्लस हमारा 3570 प्लस 2314 प्लस 936 प्लस 304, ये हो गया 11038। ये क्या है, समेशन ऑफ मॉड्यूलस डी का टोटल। अब ये किस काम में आना है सर जी, तो ये काम में आने वाला है मीन डेविएशन निकालने के, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मॉड्यूलस एफ इंटू डी समेशन ऑफ एफ का टोटल, ओके। अब समेशन ऑफ एफ का टोटल भी चाहिए मुझे। चलिए तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 11038 डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या करता हूँ एफ का टोटल कर लेता हूँ भाई, ठीक है। एफ का टोटल कितना है भाई यहाँ पे, तो 24 प्लस 26 प्लस कितना हो गया 16 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 30, ये हो गया 122। चलिए तो 11028 को मैं डिवाइड करने वाला हूँ 122 से, तो वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 11038 डिवाइडेड बाय 122, वैल्यू इज 90.47। मगर इससे आंसर मेरा नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि मुझे इसका निकालना पड़ेगा सर कोएफिशिएंट। वो कैसे निकालेंगे, तो मीन डेविएशन फ्रॉम जो मीडियन निकाला है डिवाइडेड बाय मीडियन करेंगे, ये कितना आ गया 90.47 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो मीडियन की वैल्यू है वो भी तो हमें निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। चलिए तो मीडियन की वैल्यू थी हमारी कितनी भैया, 61, ठीक है। तो लगभग आंसर आ जाएगा आपका 0 पॉइंट समथिंग आंसर यहां पे आना चाहिए, ओके। तो यहां तक के हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है भाई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसी के साथ। अब ये बोलता है कि डेटा जो है आगे बढ़ चुका है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज की। फॉर्मूला जो है यहाँ पे सेम रहेगा, समेशन ऑफ एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एम का मतलब यहाँ पे मिड वैल्यू या मिड पॉइंट है, जो कि जनरली क्या है भाई यहाँ पे एक्स मानी जाती है, ओके, हमारे यहाँ पे। और आगे हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ पे, ये जो m है यहाँ पे इसका मतलब है मिड वैल्यू, मतलब x निकालने की बात करी गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो कोएफिशिएंट है वो तो सेम ही निकलेगा। कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं सर, तो जो भी मीन डेविएशन आता है उसको ओरिजिनल मीन से डिवाइड कर दो, या तो मीन डेविएशन जो मीडियन से आता है उसको मीडियन से डिवाइड कर दो, और आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा सर जी, तो लेस देन 1 आंसर आएगा हमेशा ही, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखता हूं समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ओके। अब ये डेटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा, ओके। L1 और L2 लिख दिया, और इसके साथ मैंने लिख दी फ्रीक्वेंसी 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ओके। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं
3 4 2 1। फ्रीक्वेंसी से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकलेगा सर, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6/2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। 6 + 8 divided by 2 is equals to 14 divided by 2 is equals to 7. 8 + 10 divided by 2 is equals to 9. 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो गया 9। अब हमें क्या निकालना भैया, fx निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, f को x से। तो 3 3 = 9, 5 4 = 20, 7 2 = 14, 9 1 = 9। इससे आएगा हमारा समेशन ऑफ fx का टोटल। ओके 9 9 18 + 4 22 का 2 कैरी 2, ये हो जाएगा आपका 52। fx की वैल्यू कितनी आ गई भैया, यहाँ पे हमारे पास 52। अब हमें क्या चाहिए, f का टोटल चाहिए। समेशन ऑफ f करा हम लोगों ने, तो टोटल कितना आया सर जी इसका, 3 7 7 8 9 और ये 10। चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोगों के पास क्या आ गया भैया, x बार की जो वैल्यू है वो आ गई है 52 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5.2। चलिए अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको मान लेता हूं भैया क्या, 5। क्या मान लिया मैंने इसको, 5। अब चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, तो हमें वैल्यूज निकालनी है। कैसे वैल्यूज निकालनी है सर जी, तो वैल्यूज निकालनी है काय की, समेशन ऑफ f की निकालनी है। बट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूलस d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी सर, तो मॉड्यूलस d की वैल्यू निकलेगी x माइनस x बार से। ओके तो x की वैल्यूज कहाँ है सर, ये दी हुई है। x की वैल्यू कौन कौन सी है सर, 3 5 7 और 9। माइनस कर देता हूं मैं इसमें से, किसको माइनस कर देता हूं सर, 5 को। क्यों, क्योंकि मीन की वैल्यू क्या मानी है मैंने, 5 मानी है। चलिए माइनस कर देता हूं, इसके बाद क्या आएगी वैल्यूज, ये 2 0 2 और ये 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे भैया, फ्रीक्वेंसी से। तो ये क्या आ जाएगा, f मॉड्यूलस d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f मॉड्यूलस d। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका टोटल करेंगे। मॉड्यूलस f से मल्टीप्लाई होगा। ओके चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 = 6, ये तो 0, 2 2 = 4 और 4 1 = 4। तो ये कितना हो जाएगा, 14। चलिए तो ये वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 14 भाई। चलिए अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 14 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f का टोटल। तो ये आंसर कितना आ गया, बट ये आंसर नहीं है सर। तो क्या निकालेंगे सर हम लोग, कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन ओरिजिनल मीन। ओके मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ रहा है, 1.4 आ रहा है। ठीक है, और मीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी निकाली भैया हम लोगों ने, 5.2। तो 1.4 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे भैया हम लोग, 5.2 करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या करा भैया हम लोगों ने, 1.4 डिवाइडेड बाय 5.2 इज 0.26। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी के साथ। अब हम लोग बात करेंगे फायदे और नुकसान जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के, सॉरी मीन डेविएशन के। ठीक है ना, अब मीन डेविएशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। ओके मेरिट्स क्या है, तो सबसे पहले बोलता है सिंप्लिसिटी। बहुत सारा लार्ज अमाउंट डेटा भी रहेगा, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आगे बोलता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारा डेटा इसमें क्या करा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। मीन डेविएशन इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंपेयर्ड टू रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से बहुत बेहतर है, क्योंकि पूरा डेटा इसमें क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। बेस्ड अपॉन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज, लेस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज का भी बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता है। एज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज लेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। बहुत एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जो है उसका इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे रिजिडली डिफाइंड। मतलब इसमें जो डेटा होता है वो बहुत ही फिक्स्ड होता है, उसमें बहुत आसानी से चेंजेस नहीं किए जाते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेटर मेजर फॉर कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है। मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन द डेविएशन फ्रॉम एवरेज, सो इट प्रोवाइड्स अ बेटर मेजर फॉर कंपैरिजन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स मीन डेविएशन की। बोलता है नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, पूरे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को ये सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है, डिफिकल्ट भी है। मीन डेविएशन इग्नोर्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही इग्नोर कर दिया तो अगर डेटा कभी नेगेटिव आ गया तो उसको भी आप क्या मानेंगे भैया, पॉजिटिव, लॉस को भी पॉजिटिव मानने लगेंगे, ये तो गलत है। एज अ रिजल्ट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। नॉट वेल डिफाइंड मतलब कि ये पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड ऑफ डिस्पोर्शन सिंस डेविएशन कैन बी अंडरटेकन फ्रॉम एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मीन डेविएशन, तो कैलकुलेट फ्रॉम डिफरेंट एवरेजेस मीन मीडियन एंड मोड विल बी सेम। मगर यहाँ पे जो आंसर है आपका हमेशा डेविएटेड आएगा, इसीलिए इसका नाम है मीन डेविएशन। ओके, नॉट सुटेबल फॉर ओपन एंड सीरीजेस, मतलब जहाँ पे पहला वाला जो L1 है क्लास लिमिट का वो नहीं दिया जाए तो वहां पे ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इससे कैलकुलेट करना। मीन डेविएशन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस, लेस रिलायबल, और ये रिलायबल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे ऑथेंटिकेशन नहीं है। ओके, मीन डेविएशन व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड इज नॉट रिलायबल बिकॉज इन मेनी केसेस मोड हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, मोड का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आता। मगर मीन डेविएशन जो है वो थोड़ा सा रिलायबल है, बट बहुत ज्यादा रिलायबल भी नहीं है। डिफिकल्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे देखा जाए मीन मीडियन मोड की तरह ही कैलकुलेशन जो है बहुत ही उलझी हुई है, वहां पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मगर यहाँ फ्रैक्शंस में, कैलकुलेशंस में बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है जब डेटा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की हम लोगों ने बात करी, तो हमें एक बात याद रखनी है कि इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आना चाहिए भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ओके, अब हम लोग डीमेरिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करें। बेटर रिजल्ट देन रेंज एंड क्वार्टाइल कोएफिशिएंट, ये फायदा है इसका कि रेंज और क्वार्टाइल जो डेविएशन है उससे अच्छा रिजल्ट आता है। फ्रैक्शनल एवरेजेस है, मतलब कि यहाँ फ्रैक्शन रहेगा तो पॉइंट्स में ज्यादा कैलकुलेशंस जाएंगी। लीस्ट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, और सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होता। कैन नॉट बी यूज फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडीज, मतलब सोसाइटी में इसको यूज नहीं किया जा सकता। रिजिडली डिफाइंड, मतलब इसके जो रूल्स है वो बहुत ही रिजिड है, मतलब टफ है। लेस रिलायबल देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और बोलता है कि वेरिएशन जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उससे बहुत ही लेस रिलायबल है। क्या भैया, तो मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, चलिए समझते हैं। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन, और जो अरिथमेटिक मीन आता है उसका क्या है भैया, ये स्क्वायर रूट है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। इट इज कॉल्ड एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, इसलिए क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, एंड डिनोटेड बाय द सिग्मा ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज। और जो सिग्मा है वो ग्रीक लैंग्वेज का, वो यहाँ पे क्या करा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में शो किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फायदे की बात कर लेते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज, जितनी भी वैल्यूज है उन सब पे बेस्ड होगा। डिमेरिट क्या, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और ये बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में ज्यादा इसको कंसीडर नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ क्लियर एंड सर्टेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, बोला स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक क्लियर है सर्टेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन तक के लिए, मगर सभी के लिए ये जरूरी नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट टू एक्सट्रीम वैल्यूज, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज है इसके लिए ये बिल्कुल भी काम यहाँ पे नहीं कर पाता। डेफिनेशन की हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, इट इज जनरली यूज व्हेनेवर वेरिएशन इन डिफरेंट सीरीज इज कंपेयर्ड, अलग अलग सीरीज दी गई है उसमें कंपेयर करोगे तब ये देखा जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द मीन ऑफ सीरीज, और क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ऑफ द सीरीज से इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने का काम करते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n, और क्या लग जाएगा भैया इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और जैसे ही सीरीज चेंज हो जाएगी, मतलब
कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज आ जाएगी तो डेटा क्या हो जाएगा भैया, समेशन ऑफ एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ, और इसका अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या निकाल देंगे भैया हम लोग, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसके अपॉन मीन। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग को फॉर्मूला तो पता चल चुका है सर कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ dx का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इसका सर कोएफिशिएंट निकालना है तो कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो कोएफिशिएंट के लिए आपका जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको डिवाइड कर दो किससे, मीन से। बट मीन निकालने का प्रोसेस क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ओके, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सीरियल नंबर और ये हो गया एक्स, तो 5, 8, 7, 11, 14 सीक्वेंसिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 5, ठीक है भैया। एक वैल्यू हमारे पास आ गई 5, प्लस कर देते हैं इसको 4 + 1 5, 5 + 7 कितना हो गया भैया 12 + 8 20 + 5 25, कैरी 2, ये हो गया 45। ये समेशन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई भैया 45। तो 45 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 आ गई, कितनी आ गई 9, ठीक है। अब क्या बोलते हो सर, अब पहले dx निकाल के दो और फिर निकाल के देना आप dx का स्क्वायर, ठीक है सर निकाल देंगे। तो ठीक है भाई, क्या क्या निकाल के देना है भैया, एक तो dx निकाल के देना है, फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स बार, और इसी की क्या करके देनी है सर जी, स्क्वायरिंग करके देनी है। चलिए निकाल देंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब dx x माइनस एक्स बार होता है, मतलब 5 माइनस कितना हो गया भैया 9, 8 माइनस 9, 7 माइनस 9, 11 माइनस 9, ये कितना हो गया 14 माइनस 9, ठीक है। चलिए वैल्यूज देख लेते हैं इनकी एक बार हम लोग। 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 4, 8 में से 9 1, 7 में से 9 2, 11 में से 9 2, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा भैया यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करनी है भैया, इसकी स्क्वायरिंग करनी है, चलिए कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1, इसका 4, फिर 4, 9 9 जा 81। यहाँ आ गई समेशन dx स्क्वायर की टोटल की बारी। ओके, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 5 15 + 1 16, कैरी 6 और 1, ओके 8 9 और ये हो गया 10। तो इसकी टोटल कितनी आ गई भैया 106 वैल्यू आ गई। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये 106 डिवाइडेड बाय क्या हो गया भैया 5। तो 5 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, किसको 106 को, किसको डिवाइड करना है भाई 106 को। चलिए कर देते हैं, 106 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा जाएगा 21.2। अब ये 21.2 का क्या करना है भैया, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है भैया, स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए अब हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो भाई एग्जाम में हमें कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे सर, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं, +2, यहाँ पे कितना हो गया 4, ठीक है भाई, पॉइंट लग गया यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं आगे। ये कितना हो गया भैया, सीधे 12 नीचे आ गया, पॉइंट लगाया 120 हो गया। तो 42 2 जा कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 43 3 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ज़्यादा हो गया यहाँ पे। चलिए तो ये क्या कर देंगे हम लोग 42 2 जा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा लगभग यहाँ पे 84, मतलब इसका आंसर जो है लगभग कितना आ जाएगा भैया 0.12। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है इसको डिवाइड कर देंगे मीन से। तो ये 0.12 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू कितनी आई थी भैया 45 डिवाइडेड बाय 2। तो 0.12 डिवाइडेड बाय, तो 0.12 डिवाइडेड बाय करने वाले हैं हम लोग 9, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 0.013। इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है और आंसर हमारा सही आ रहा है। क्यों, क्योंकि 1 से वैल्यू यहाँ पे कम आ रही है। ओके, चलिए तो ये सब हम लोगों ने समझा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, और ये हम लोगों को सारा का सारा डेटा क्या है एक बार फुल फ्लैश में याद हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना क्या है, एक छोटा सा काम, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।